हम लोगों ने जब न्यूमेरिकल्स किए थे तो मैंने आपको कहा था कि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और नेशनल प्रोडक्ट है उनके बीच में क्या डिफरेंस है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दैट इज विद इन दी जियोग्राफिकल टेरिटरी एंड जो नेशनल प्रोडक्ट है दैट इज विद इन दी पॉलिटिकल टेरिटरी। ठीक है, तो अब हम डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में ही पहले बात करेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी हो या इकोनॉमिक टेरिटरी हो, इन दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब? हमारे मैप में जो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी शो हो रही है वो है। तो राइट डाउन द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस किस चीज के डोमेस्टिक टेरिटरी अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक टेरिटरी, ऐसे लिखना, ऐसे करके लिखोगे। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी is the geographical territory administered by a government, within which person, goods and capital, within which persons, goods and capital circulates freely. ठीक है, जैसे कि अगर आप अपने कंट्री में ही, आप खुद अपनी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के किसी भी स्टेट में आपको जाना है तो आपको कहीं कुछ परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिया से बाहर जाना है तो जरूरत है वीजा वगैरह की। इवन मनी भी अगर आपको इंडिया में कहीं भी इन्वेस्ट करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको परमिशन की जरूरत है। ठीक है, तो आपका पर्सन हो, गुड्स हो या कैपिटल हो, ये सभी हमारा फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इंक्लूड्स, ये पॉइंट तो खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट है इट इंक्लूड्स फर्स्ट पॉइंट, it includes first territory lying within the political frontier of a country. Territory lying within the political frontier of a country, that is territorial water and air space. तो मतलब ये ज्योग्राफिकल में सिर्फ लैंड को इंक्लूड नहीं कर रही है, दैट इज टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस। क्या मतलब हुआ कि हम सिर्फ लैंड को इंक्लूड नहीं कर रहे, लैंड के साथ साथ हम वाटर और एयर स्पेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, and aircrafts owned and operated by
द रेजिडेंट्स बिटवीन 2 or more countries। मतलब अगर इंडिया का शिप यूके जा रहा है तो है तो वो इंडियन शिप ना, या इंडियन एयरलाइंस अगर दूसरी कंट्री में जा रही है तो वो इंडियन एयरलाइंस ही, तो उससे जो भी इनकम हो रही है वो यहाँ की इनकम है, क्योंकि वो यहाँ की इकोनॉमी में बिलोंग करती है, तो उससे जो भी इनकम होगी वो यहाँ की इनकम मानी जाएगी। ठीक है बेटा, चैप्टर ही नेशनल इनकम की थ्योरी है, इसको ऐसे समझ लो। हाँ, मैं नेशनल इनकम आपको चैप्टर वाइज नहीं करवा रही हूँ, मैं एक साथ करवा रही हूँ। पहले प्रैक्टिकल्स कंप्लीट किया, अब थ्योरी कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, फिशिंग वेसल्स and natural gas rigs, fishing vessels, natural gas rigs, RIGS, and floating platforms operated by the residents of a country in the international water। यानी कि जैसे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन का एक ऐसा पोर्शन जो कि इंटरनेशनल टेरिटरी में आ रहा है, लेकिन वहां पे एक इंडियन वेसल जा रहा है, तो उससे जो इनकम डराइव होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि वो वेसल इंडिया का है। ठीक है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, and military establishments of a country located abroad। जो भी एम्बेसीज होती है ना, उन एम्बेसीज में जितना एरिया उन एम्बेसी का होता है, उतना ज्योग्राफिकल, उतनी लैंड पे, उतने पोर्शन पे उसी कंट्री का लॉ चलता है, दूसरी कंट्री का लॉ नहीं चलता। तो सीरीज में कई बार अगर तुमने देखा हो कि सीरीज में क्रिमिनल भाग के एम्बेसीज में चले जाते हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री में जाके पकड़ना या एम्बेसीज में जाके कुछ क्राइम करते हैं कि वहां पे दूसरे कंट्री का लॉ चलता है। तो ये बात है कि अगर एम्बेसीज हमारी दूसरी कंट्री में हैं तो वहां पे भी हमारा ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। कॉन्सुलेट्स मतलब जो हमारे एम्बेसीज की बिल्डिंग होती है, ठीक है, या हमारे यहाँ के जो एम्बेसडर्स होते हैं, एम्बेसी तो एक हो गई जहाँ पे वीजा एंड ऑल उनकी फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन जो हमारे एम्बेसडर होते हैं, जैसे इंडियन एम्बेसडर है, उनका ऑफिस जो है दैट इज कॉन्सुलेट्स। ठीक है, दूतावास जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, एम्बेसडर्स हाउस, इंडियन एम्बेसडर्स हाउस, वो कॉन्सुलेट्स होते हैं। मिलिट्री ऑफिस हो गए, अगर यूएस में इंडियन मिलिट्री का ऑफिस है तो वो इंडिया की वहां पे रूल चलेगा। तो ये सब हमारे लिए क्या होते हैं, इंडिया की टेरिटरी में आते हैं, और यहाँ पे जो भी इनकम होगी वो इंडिया में काउंट होगी, इंडिया की इनकम में काउंट होगी। जो भी यहाँ की इनकम होगी वो इंडिया की इनकम में काउंट होगी, क्योंकि इंडिया के ज्योग्राफिकल टेरिटरी में आते हैं। ठीक है, सबकी ये जितने भी मैंने पॉइंट्स, में 4 पॉइंट्स बताए ना, इन सब की 5, हाँ 4, नहीं, ये सारा मैंने तुम्हें एग्जांपल लिखवाए डोमेस्टिक टेरिटरी की। ठीक है, अब इसमें लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालो, डोमेस्टिक टेरिटरी डू नॉट इंक्लूड। क्या इंक्लूड नहीं करती? डोमेस्टिक टेरिटरी डू नॉट इंक्लूड फर्स्ट, टेरिटोरियल एनक्लेव्स। टेरिटोरियल एनक्लेव्स में सब कुछ आ गया, फॉर एग्जाम्पल एम्बेसी,
एडमिनिस्टर्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, सेम बात हो गई ना, इंडिया में अमेरिकन एम्बेसी हो गई, चाइना की एम्बेसी हो गई, यूके की एम्बेसी हो गई। टेरिटोरियल एनक्लेव्स लाइक एम्बेसीज एडमिनिस्टर्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस which are physically located international organizations which are physically located within geographical boundaries of a country, within geographical boundaries of a country। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, सार्क का ऑफिस है, जो भी है इंटरनेशनल बॉडीज हैं, अगर ये जैसे कि अभी G20 की समिट है, तो G20 को यहाँ पे ऑफिस बना, तो जितने भी ब्रिक्स हो गई, सार्क हो गई, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका जो भी हेड ऑफिस है that is not included in the domestic territory, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। एम्बेसीज में क्या होता है, जैसे इंडियन एम्बेसी, अगर हमारी इंडियन एम्बेसी, ये हमारा इंडिया है, ये यूएसए है, ठीक है। इंडियन एम्बेसी जो यूएसए में होगी वो इंडिया के ज्योग्राफिकल टेरिटरी में आएगी, और इंडिया में जो यूएसए की होगी वो यूएसए की टेरिटरी में आएगी। उसका लॉ का ये सीन है कि जिसकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है उसका वहीं पे वही कानून चलता है, अपने एरिया में अपना ही राज चलता है, समझे? अपना एरिया अपना राज, ठीक है। अब दूसरी बात हमने कही थी कि किसी भी, हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं रेजिडेंट या नॉर्मल रेजिडेंट की। एक टर्म है, डाल दो, रेजिडेंट एंड नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। तो कौन होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहां होता है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में होगा, वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, अ रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन, अ रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन or institution who ordinarily resides in a country, एक तो यहाँ पे रहता ही है, तब तो बात ही है ना, and यहाँ रहता ही है, and whose center of economic interest lies in that country, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, the period of stay should be at least 1 year or more. Stay. The period of stay should be at least 1 year. 1 year भी लिखोगे तो चलेगा, और more क्या लिखना है इसमें, 1 year। अगर कोई मतलब रेजिडेंट, मतलब बाहर से कोई फॉरेनर आया 1 साल से ज्यादा रुकने के लिए,
हाँ। लेकिन वो बीच बीच में एक हफ्ते के लिए जाता रहा, फिर नहीं। फिर नहीं कॉन्टिन्यूस नहीं। तभी तो तुम देखो ना, कभी भी तुम बाहर भी जाते हो रेजिडेंट तो तुमको हाँ नहीं माने जाते, और तुमको टूरिस्ट वीजा मिलता है, बाहर का टूरिस्ट वीजा ही मिलता है तुम्हें। और अगर स्टूडेंट वीजा भी मिलता है तो आपकी डिग्री के अकॉर्डिंगली मिलता है कि जितने टाइम की पढ़ाई है उतने टाइम का स्टूडेंट वीजा मिलेगा। मतलब अगर आपको घूमने जाना है तो आप घूमने का वीजा 3 महीने से ऊपर का नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको ज्यादा टाइम का चाहिए तो आपको स्टूडेंट वीजा लगाना पड़ेगा, और स्टूडेंट वीजा लगाने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में किस कोर्स में एडमिशन लिया है, ठीक है। और आपको इनफैक्ट इंडिया में आपका बैंक बैलेंस इतना ये भी दिखाना पड़ेगा कि आप वहां जाके उस कंट्री पे बर्डन ना बन जाओ। कुछ पैसे तो रखने ही पड़ते हैं। वही तो कह रही हूँ, एक इन्वेस्टमेंट शो करनी पड़ती है कि इतना आपके पास पैसा है कि जिससे कि आप ऐसा ना हो ना कि वहां जाके बर्डन बन जाओ उनकी कंट्री पे। स्टूडेंट वीजा के में जब ऐसा होता है तो ये भी होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए, 1 साल होना चाहिए। और नॉर्मल रेजिडेंट में हमारे पास इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अगर कोई 1 साल से ज्यादा रह रहा है, यहाँ पे रह गया किसी वजह से, तो उसे नॉन रेजिडेंट इंडिया NRI का मिल जाता है। या दूसरी कंट्री में भी जैसे कोई 1 साल से ज्यादा रह जाता है तो वहां पे उसको NRI का मिल जाता है। सिटीजन तो होता है इंडिया का लेकिन रेजिडेंट दूसरी कंट्री का होता है। थर्ड पॉइंट लिख, हाँ जल्दी से मिलता नहीं है NRI का भी, वही हर कंट्री के अपने अपने रूल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF are not considered residents of the country. Are not considered residents of the country in which these institutions operate. यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, इस इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम कर रहे हैं हम लोगों की बात नहीं कर रहे। अगर मान लो वर्ल्ड बैंक में US के सिटीजन काम कर रहे हैं तो वो US के सिटीजन ही होंगे, वहीं के रेजिडेंट होंगे। हम उसके बारे में कोई यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो ऑफिसेस हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। या अगर इंडियन एम्बेसी में अमेरिकन काम कर रहे हैं तो वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो वहां के लोकल एम्प्लॉयज हैं। या यहाँ पे अगर अमेरिकन एम्बेसी में आप लोग जॉब करने जाते हो तो आप अमेरिकन रेजिडेंट नहीं बन जाओगे, रहोगे इंडियन रेजिडेंट ही। आप जो सैलरी उस एम्बेसी से रिसीव करोगे दैट इज द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, और हम इंडियन एम्बेसी में जो फॉरेनर्स को पे करेंगे दैट इज फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। समझ में आई ये बात? तो नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, लोकल एम्प्लॉयज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज, हाँ काउंटिंग तुम देख लो जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकल एम्प्लॉयज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज embassies located in their country are treated as normal resident, वो उन्हीं के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे इंडियंस US एम्बेसी में काम कर रहे हैं तो वो इंडियंस ही होंगे, अगर अमेरिकन इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं तो वो अमेरिकन ही होंगे, ठीक है। अच्छा अब एक बताओ, मैम जो उनकी इनकम होगी वो किसमें शो होगी? जो अगर मान लो इंडियन एम्बेसी में अमेरिकन काम कर रहे हैं वो अमेरिका में, तो यानी कि फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड हो गई, और अमेरिकन एम्बेसी में अगर इंडियन कोई काम कर रहा है तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड हो गई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, नेपाल बॉर्डर हम शेयर करते हैं, अब जो नेपाल के बॉर्डर पे विलेजेस हैं उनमें कोई वर्कर है जो रोज नेपाल जाता है,
काम करता है, शाम को अपने घर आ जाता है। ऐसे भी तो है ना लोग। नेपाल में तो, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, लेकिन नेपाल के साथ तो ऐसे है ना हमारे रिलेशन। बॉर्डर के लोग हैं वो यहाँ इंडिया इधर आके पेट्रोल भरवा रहे हैं, वहाँ बहुत महंगा है, हाँ, डबल रेट का है। तो अब ये बताओ कि अगर कोई इंडियन नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जा रहा है ऑफिस, और फिर वो वापस आ जाता है शाम को, अब वो तो रोज जा रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां जा रहा है, तो नेपाल का तो वो नेपाल का रेजिडेंट है या इंडिया का है? 1 साल बाद नेपाल का हो जाएगा। नहीं, क्या वो उससे क्या मतलब? अगर उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो फिर वो इंडियन रेजिडेंट ही। वो इंडियन ही होगा। अगर उसे जो सैलरी आ रही है वो नेपाल कंट्री से आ रही है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगी, लेकिन है तो वो इंडिया का ही रेजिडेंट ना, क्योंकि वो यहीं रह रहा है, यहीं रह के कमा रहा है, वो उसका ऑफिस वहां है, पैसे वहां से आ रहे हैं, लेकिन यहीं कहीं तो है वो, ठीक है, क्योंकि शाम को यहीं आ रहा है, घर उसका यहीं है। तो लिखो वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर who cross border in the morning to work, who cross border in the morning to work and return in the evening from work to their country. From work to their country. वो तो ऐसा नहीं आता होगा, वो अपने टाइम पे दूसरे कंट्री में जॉब करेगा। Are treated as resident of the country where they reside. Considered as resident of the country where they resides. देखो, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया में इंडिया वर्किंग, इसके एग्जांपल्स, इंडिया वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, इंडियन एम्प्लॉयड इन ऑफिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया, यानी कि WHO या IMF का अगर इंडिया में लोकेटेड है ऑफिस और वहां पे कोई इंडियन काम कर रहा है, तो इंडियन एम्बेसडर अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं पर भी है तो भी वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। और अगर कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहा है अदर देन फॉर स्टडीज एंड मेडिकल रीजन, अगर वो स्टडीज के लिए रह रहा है या मेडिकल रीजन से रह रहा है, ट्रीटमेंट, आजकल तो मेडिकल टूरिज्म बड़ा पॉपुलर हो गया है ना, और इंडिया में लोग काफी ट्रीटमेंट के लिए आने भी लगे हैं, सस्ता है, अच्छा भी है। अगर किसी को बाहर जाना हो तो कैसे, मतलब ट्रेन से जाएगा? अरे नहीं, मतलब उधर भी अगर किसी को बाहर जाना हो तो पर्पस बताना होगा, आप क्यों जाना चाहते हो, पढ़ने जाना चाहते हो, नौकरी तो आपको दिखाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट, क्या आपको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिली है, आपको ऑफिस आपको वहाँ भेज रहा है। फिर मान लो अगर जो मतलब जहाँ पे नौकरी मिली है वहाँ पे 5 साल का टेंडर हुआ, 5 साल का टेंडर कोई नहीं देता, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहली बात तो टेंडर नहीं होता, और दूसरा वो कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का कोई भी ऑफिस नहीं देता। अबे यार, वो बेटा 1 साल 2 साल 3 साल देते हैं, और उसमें भी उनको एक बार होम विजिट करनी पड़ती है बीच में, 3 साल का ना, हाँ वही, नहीं कोई कोई ऑफिस 2 साल के लिए भेजते हैं, फिर उनको एक बार घर बुला लेते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स नॉन रेजिडेंट, NRI के एग्जाम्पल्स, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज, वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज, ये नॉन रेजिडेंट है। फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसीज इन कनाडा और जापान,
कनाडा, कनाडा। इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, फॉरेनर्स ठीक है। फिर नेक्स्ट, अ फॉरेनर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया, टेक्निकल एक्सपर्ट या कोई भी स्टडीज के लिए भी, ये तो एग्जांपल लिखवा रही हूँ मैं, कोई भी फॉरेनर स्टडीज के लिए या किसी भी पर्पस के लिए अगर 1 साल से कम रह रहा है फॉर लेस देन 1 ईयर, तो वो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया में आएगा। ठीक है। मैम दोबारा बताइए। कोई भी अगर टेक्निकल एक्सपर्ट है वो टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर लेस देन 1 ईयर, और फॉरेन एम्बेसडर लिविंग इन इंडिया। कोई भी दूसरी कंट्री का जो एम्बेसडर है वो इंडिया में अगर रहता है तो वो अपनी कंट्री का रेजिडेंट है, हमारा नहीं है। हाँ, वैसा वर्सा ही है। मैम पर अगर 1-2 साल के 1 साल से ज्यादा रहेगा तो फिर उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, वो एम्बेसडर है ना, इसलिए उसको नहीं मिलेगी। सिटीजनशिप वो होती है ना जहाँ वो बॉर्न होता है। नहीं, सिटीजनशिप बाद में भी मिल जाती है, उनके हर कंट्री के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं सिटीजनशिप के लिए भी। डुअल सिटीजनशिप का भी होता है, हर कंट्री का अपना अपना होता है, बट हम यहाँ पर सिटीजनशिप की बात ही नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पे कह रहे हैं रेजिडेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। GDP is not the correct index of welfare of the people in the economy. No, big no. कभी भी हम GDP को ये नहीं कह सकते कि दिस इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम सबके घरों में है, जिनको जो लोग भी ये बोलते हैं, किसी से पूछो तुम्हारी मम्मा जॉब में है? नहीं, मेरी मम्मा नहीं जॉब में। क्या करती है? कुछ नहीं। सोच के देखो, वो सिर्फ हाउस वाइफ है, होम मेकर है। मैंने कहा था हाउस वाइफ मत बोला करो, ऑलवेज यूज होम मेकर। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो कुछ नहीं करती हैं? क्योंकि जिस दिन वो कुछ नहीं करेंगी, उस दिन तुम लोगों की हालत हो जाएगी ऐसी की तैसी। ढाबे का खाना कितने टाइम खा लोगे? उनकी एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मानी जाती है। उनकी एक्टिविटी अगर ना हो ना तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पाए, ना तो ऑफिस वाले ऑफिस जा पाए, ना बिजनेस वाले बिजनेस संभाल पाए, ना तुम लोग स्कूल जा पाओ। बेसिकली ऑल द members in the family contributing to GDP just because of that person, जिसके लिए कहा जाता है वो कुछ नहीं करती। सोसाइटी में गलत बात है ये। तो नेवर से तुम्हारी मॉम क्या करती हैं? कुछ नहीं करती। नेवर से दिस माय मदर इज होम मेकर, वो उन सबको संभालती हैं। तो कुछ नहीं करती इज वेरी बैड। एंड यही हमारी नेशनल इनकम की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। एक स्टडी के अकॉर्डिंगली अगर किसी होम मेकर की सैलरी को काउंट किया जाए, जो जो वो काम करती हैं, तो दैट इज इन टुडेज डेट दैट इज ऑलमोस्ट 2 लाख पर मंथ। इतना काम वो करती हैं। अगर उनके सब्स्टिट्यूट में तुम्हें सोचो ना कि इतने की खाने वाली मिल जाएगी, इतने की वो मिल जाएगी, तब भी ओवरऑल मैनेज करना, शी इज योर होम मैनेजर। ठीक है। तो 2 लाख रुपए की सैलरी है आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सैलरी से, अगर उनकी सैलरी को कंपेयर किया जाए तो किसी के पास भी इतने नहीं है कि मम्मी को या घर में वो जो कुछ नहीं करती उसको 2 लाख रुपए महीने पकड़ा दिए जाएं। ठीक है। तो सोचो वो कितने पैसे बचा रही हैं। एंड विद केयर, लव, सिंपैथी, काइंडनेस एंड एवरीथिंग which cannot be measured in terms of money, and this is not included in national income.
So all the non-monetary exchanges or transactions are not included. कितनी ऐसी NGOs हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि पुअर पीपल के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, which in turn contributes to society, but that is not included. तो इसे हम कहते हैं कि all the non-economic activities are not included. फिर उसके अलावा हमारा जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है? हम ये कह तो रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, लेकिन वो ग्रोथ रेट किस कॉस्ट पे बढ़ रही है? उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता लगा कि कुछ फ्यू ऐसे लोगों के हाथों में ही है जो रिच हैं, उनकी वजह से जीडीपी बढ़ रही है। तो लग रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है, बट एक्चुअली में जीडीपी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हम कुछ लोगों से कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि हाँ तुम्हारी पूरी क्लास में 2 बच्चों के नंबर आ जाए, मेरे को मेरे बच्चों को रिजल्ट अच्छा जा रहा है, व्हाट इज दिस? अगर मेरे 20 बच्चों में से 2 बच्चों का रिजल्ट अच्छा जा रहा है और हर बार 2-2 का अच्छा जाता ही जा रहा है, तो बाकी 18 का तो नहीं जा रहा ना। तो हम 2 से नहीं कह सकते ना कि हमारा रिजल्ट अच्छा जा रहा है। 20 का अच्छा जाएगा तभी तो कहेंगे, एक आध का नहीं गया चलो समझ में आता है, लेकिन 18 और फिर मैं कह रही हूँ मेरा रिजल्ट अच्छा जा रहा है सिर्फ 2 के बेसिस पे, दैट इज रॉन्ग। ठीक है। और इसी तरह से कंपोजिशन भी जीडीपी का, हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी कहां पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो जीडीपी इज नॉट, जीडीपी हो, जीएनपी हो, एनडीपी हो, एनएनपी हो, इट इज नॉट द करेक्ट इंडिकेटर, करेक्ट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर इन एन इकोनॉमी। ठीक है। एक्सटर्नलिटीज विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, ना तो आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करते हो और ना कुछ रिसीव करते हो। कुछ एक्सटर्नलिटीज होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं और कुछ होती हैं जो नेगेटिव होती हैं। एक्सटर्नलिटीज होती हैं जो बियॉन्ड योर कंट्रोल है। बियॉन्ड आवर कंट्रोल मतलब अगर आपके घर के पास, आपकी सोसाइटी में एक बहुत अच्छा गार्डन है विच गिव्स यू मोर एनर्जी, मोर पॉजिटिव वाइब्स, दैट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। You are not paying anything to acquire that externality, but it gives you strength, it gives you warmth. आप बहुत थके हो, आपका मूड खराब है, आप उतने ब्यूटीफुल गार्डन में गए और आपको अच्छा लगा देखकर और आपको खुशी मिली और आपके अंदर एनर्जी आ गई, हैप्पी एनवायरनमेंट। और ऐसी नेगेटिव होती है जब पोल्यूशन है, जैसे कूड़े का पहाड़ है जैसे, हाँ तो वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। प्लस आपके पड़ोस में शादी हो रही है, आपका एग्जाम चल रहे हैं, अब वो तो शादी की उसमें ये बजाए जाओ, ये बजाए जाओ, ढोल भंगाड़े बज रहे हैं। जो शादी में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं भाई। उनसे पूछो तो उसमें एंजॉय, या तो हमें भी बुला लो, हमें भी खिला दो बढ़िया खाना, हमें भी नचा लो, और नहीं तो भाई थोड़ा तो कम कर लो, थोड़ा तो कम कर लो। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है जिसके लिए आपको एज सच कुछ आपसे ले नहीं रहे हैं वो, लेकिन फिर भी आपको नुकसान तो उससे हो ही रहा है। ठीक है। वो कूड़े का ढेर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। अब मेरे घर से वो कूड़े का ढेर दिखता है, अगर फोटो लो ना, फोटो लो तो किसी को दिखता हो ना वो कूड़े का ढेर है, तो पहाड़ लगते हैं। अब पहाड़ों में रहते हैं, अरे किसी को क्या पता वो कूड़े का पहाड़ थोड़ा तो कम हुआ है। तो बेसिकली वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हमारी जीडीपी जितनी तेजी से बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन भी अगर इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो ओवरऑल पर कैपिटा इनकम तो कम ही हो रही है। तो दिस इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें बोलते हैं जीडीपी इज नॉट द ट्रू इंडिकेटर फॉर एन इकोनॉमी। ठीक है।